अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्की सियासत में आजकल ऑडियो और वीडियो की गूंज है। हफ्ते को इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो सामने आई है, जिसमें वो मुबैना तौर पर मुखालिफिन के खिलाफ गद्दारी के ट्रेंड्स बनाने और सोशल मीडिया पर साजिश का मामला उठाने की हिदायत कर रही हैं। नून लीग का इल्जाम है कि यह गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने और करप्शन छुपाने की कोशिश है, जबकि तहरीक इंसाफ ऑडियो में की गई गुफ्तगू की तरदीद नहीं कर रही है, बस ऑडियो रिकॉर्ड करने को गलत करार दे रही है। इसके अलावा एक और ऑडियो की भी बात की जा रही है, जो मुबैना तौर पर इमरान खान और उनके साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के दरमियान हुई थी, और अब इस्लामाबाद में खुद इमरान खान की मुबैना वीडियोस की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, और इस हवाले से बहस और इल्ज़ाम तराशी जारी है कि इमरान खान ने एक खुली धमकी दे दी है कि अब वो चुप नहीं रहेंगे और खुलकर बोलेंगे। साबिक वज़ीर आज़म ने आज खबरदार करते हुए कहा है कि मुझे पता है कि किस तरह ये साजिश हुई और इस साजिश में कौन कौन मुलविस है। अगर इसी तरह हमें दीवार से लगाया गया और हिरासा किया गया तो फिर मजबूर होकर बोलूंगा, फिर सब कुछ कौम के सामने रख दूंगा कि क्या हुआ है। मैं चुप हूँ जब से ये हुआ सब कुछ। मुझे तो सब पता है कि किसने क्या किया। मैं चाहता हूँ मेरे मुल्क को नुकसान ना पहुंचे। मैं चुप करके बैठा हूँ, मैं कोई बात नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है किस तरह ये सारी साजिश हुई थी और कौन कौन मुलव्वस है। मैंने एक टेप भी एक वीडियो बनाई हुई है, महफूज जगह पे रखी है, कि अगर मुझे कुछ होता है तो वो भी पब्लिक को पता चलेगा कौन कौन कैरेक्टर्स ने क्या क्या किया। ये जो मुल्क को, इस मुल्क से जो इतनी बड़ी गद्दारी की है, वो किस किस ने की है। लेकिन अगर इसी तरह हमें दीवार के साथ लगा दिया गया और इसी तरह ये हरासा किया गया, तो मैं मजबूर होऊंगा, फिर मैं बोलूंगा, मैं फिर सब कुछ कौम के सामने रख दूंगा कि क्या हुआ। वाज़ेह धमकी दे रहे हैं। एक तरफ उनकी अहलिया की ऑडियो लीक हो गई है, दूसरी तरफ उनकी एक ऑडियो और वीडियो की मुबैना तौर पर लीक होने की बातें की जा रही हैं, और दूसरी तरफ वो धमकी दे रहे हैं कि वो एक वीडियो के जरिए हक़ाइक़ सामने ले आएंगे। इसके अलावा इमरान खान खुद भी कह चुके हैं कि मेरे एक वजीर को भी वीडियो से ब्लैकमेल किया जा रहा है। इत्तेहादी के हवाले से भी बात कर चुके हैं। एक को मैं जानता हूँ, उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसको यही फेक वीडियोस, ये डीप फेक वीडियोस होती हैं उस तरह के, कि जी हम ये कर देंगे, हम आम कर देंगे, फैमिलीज़ को, बच्चों को भेज देंगे, इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। साबिक वफाकी वजीर तो नहीं है? हाँ, एक वजीर भी है, ये किया जा रहा है। आपके साबिक एक इत्तेहादी को भी ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई? हाँ। सारी सूरत हाल में ये भी दावा किया जा रहा है कि इमरान खान ने अमेरिका में डोनाल्ड लू को अप्रोच करके बाकायदा तौर पर ताल्लुकात बेहतर करने की बात की है। तहरीक इंसाफ इसको भी डिनाई कर रही है, मगर हुकूमत कह रही है कि हमारे पास सबूत मौजूद है, और ये बात वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा आसिफ साहब, सबसे पहले इमरान खान साहब ने कहा है कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर दी है, अगर ये सिलसिला जारी रहा तो मैं सारे हक़ाइक़ सामने ले आऊँगा। वो ये भी कह रहे हैं उनके एक साबिक वज़ीर के हवाले से, फिर उनके एक इत्तेहादी के हवाले से मुबैना वीडियो की बातें हैं, फिर उनकी अपनी ऑडियो और वीडियो की बातें की जा रही हैं, उनकी अहलिया की ऑडियो लीक कर दी गई है। क्या आप वज़ीर दिफा हैं तो बताइएगा कि क्या वाकई हुकूमत और इदारे मिलकर इस वक्त बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ को ब्लैकमेल कर रहे हैं, हिरासा कर रहे हैं, ऑडियो लीक कर दी है और मजीद लीक करने की धमकियां दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब, जहाँ तक इमरान खान साहब का ये कहना कि मैं खामोश बैठा हुआ, मैं कुछ नहीं कह रहा, और आप कहूँगा वो पिछले 3-4 महीने से लगातार उन्होंने वावेला जो है ना मचाया हुआ है। इमरान खान को वाहिद हुक्मरान नहीं है दुनिया में जिसके खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ है या उसने मेजॉरिटी लूज की है। दुनिया में रोजाना होता है, लेकिन ये वाहिद हुक्मरान है जिसको ये साजिशें नजर आती हैं। कभी वो साजिश अमरीकी साजिश नजर आती है, कभी मुल्क के अंदर साजिश नजर आती है। मगर ख्वाजा साहब, ये जो मसला है, ज़ाहिर साजिश के हक में वो कोई दलाइल नहीं दे सके हैं, कोई सबूत नहीं दे सके हैं, मगर जो लीक है वो तो हुई है। उनकी अहलिया की ऑडियो लीक हो गई है इस्लामाबाद में। अब बाकायदा तौर पर ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, कुछ सहाफ़ी तो कह भी रहे हैं कि उन्होंने मुबैना तौर पर नाजेबा कुछ वीडियोस देखी हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उनके वजीर को इस हवाले से ब्लैकमेल किया जा रहा है, इत्तेहादी को किया जा रहा है, खुद इमरान खान साहब के हवाले से मुबैना तौर पर वीडियो की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। तो ज़ाहिर ऐसा आपके इल्म में है कि ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस वक्त वजूद रखती हैं? इल्म कतई तौर पे ये चीज़ें नहीं हैं कि, क्योंकि मैं तो इस चीज़ पे असूली तौर पे जो है ना, मैं इसमें हक में नहीं हूँ कि, लेकिन इमरान खान ने खुद जस्टिफाई किया हुआ है। मैं अगर कहता भी हूँ कि ये गलत है, लेकिन इमरान खान ने खुद कहा हुआ है कि ये सही है वीडियो बनाना जो है,
ये ऑडियो बनाना जो है, टेलीफोन टेप करना, उनका मंसूर अली खान के साथ एक इंटरव्यू है, उसमें बार बार उन्होंने ये बात जो है जस्टिफाई करार दी है कि जरूर जो है वो ऑडियो टेपिंग होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर की भी होनी चाहिए, ये सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है। इस किस्म के आर्गूमेंट उन्होंने खुद दिए हुए हैं इस चीज के हक में। मगर ख्वाजा साहब, इमरान खान साहब के इसके हक में आर्गूमेंट देने से बात तो ठीक नहीं ना हो जाती। बात तो गलत ही है अगर ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं और इमरान खान साहब इस नहज पर आ गए कि वो कह रहे हैं कि मुझे दीवार से लगाया जा रहा है, मैं एक वीडियो के जरिए सब कुछ बता दूंगा। उन्होंने रिकॉर्ड की हुई है, वो पहले भी लीक कर सकते हैं। मैं यही कह रहा हूं कि बहुत से लोग जो है इस चीज को नाजेबा करार देंगे। सारी दुनिया में इस चीज को जो है कोई भी जस्टिफाई नहीं करता इस चीज को, लेकिन इमरान खान वाहिद बंदा जिसने ये चीज जस्टिफाई की हुई है। मैं सिर्फ ऑन रिकॉर्ड ये बात ला रहा हूँ। मैं वो कोई जो जिस तरह आप कह रहे हैं मैं वो बात नहीं कह रहा। मैं समझता हूँ कि प्राइवेसी जो है वो उसकी इन्वेजन नहीं होनी चाहिए, लेकिन इमरान खान कहता है कि प्राइवेसी की इन्वेजन होनी चाहिए, सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। तो मैं अपने मौकफ में और उसके मौकफ में जो है आपको जो फर्क है वो बता रहा हूँ। आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। ये प्राइवेसी जो है उसको उसकी इन्वेजन नहीं होनी चाहिए, लेकिन इमरान खान इसके हक में बात करता रहा है और ऑन रिकॉर्ड है, सारे टेलीविजन पे जो चैनल्स के ऊपर कल से चल रहा है। तो आप ये बताएं कि आप जो बोएंगे वो काटेंगे। आप जो बातें जो है जस्टिफाई कल करार दे रहे थे, आज वो आपके मुंह पे मारी जा रही हैं वो बातें जो हैं। तो इसमें मैं कौन होता हूँ आर्बिट्रेटर बनने वाला या इसमें फैसला देने वाला कि अब ये अगर आज भी मैं इस बात को जरूर कहूंगा कि हमें इंडिविजुअल्स की, सिटीजन्स की जो वो है जाती जिंदगी है या जाती गुफ्तगू है या फैमिलीज की गुफ्तगू है, इस किस्म की मैं बिल्कुल सख्ती से जो है बतौर वजीर दिफा और बतौर एक सीनियर सियासतदान आप इदारों से भी कहेंगे क्या तो रिकॉर्ड किया ना करें, कर ली है तो ब्लैकमेल ना किया करें या फिर लीक ना करें। बात सुने कि ये अदारे जो हैं उन्होंने खुद कहा हुआ है, अब ये भी ऑन रिकॉर्ड है कि ये आईबी भी करती है। आईबी तो उनके नीचे थी, बताए ना, आईबी तो उनके नीचे थी। आईबी कल भी सिविलियन अदारा था, आज भी सिविलियन अदारा है। आईबी उनके नीचे थी, उन्होंने दोनों अदारों का नाम लिया है, आईबी का नाम भी लिया है, आईएसआई का नाम भी लिया है। देखें हमारे अदारे जो हैं वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जरूर जो है वो ट्रैक करते हैं। मैं ओनली बगिंग की बात नहीं कर रहा या टेपिंग की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरली बात करता हूं कि सिक्योरिटी के पर्पसेस के लिए करते हैं। लेकिन मैं उसमें भी कहूंगा कि अगर एक हद होती है जिसमें इंसान की जो है ना वो पर्सनल लाइफ या फैमिली लाइफ है। मैं आज भी कभी मैंने किसी की फैमिली का जो है ना वो नाम या फैमिली को अगर लिया भी है तो किसी के एहतराम से लिया है। मगर वो खुद तो कहते रहे ना कि मेरी एहलिया के ऊपर ये कीचड़ उछालेंगे और वहां तक बात आ गई है। वो कह रहे हैं कि बुशरा बीबी का कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है, उनको सियासत में घसीटेंगे। मगर शाहजेब से तल्लुकात जो है वो साबित हो गया है। वो एक साहब है, मुझे नाम भूल रहा है, जिनसे वो बात कर रही हैं, उनको वो सियासी हदायत दे रही हैं। देखें मेरी बात सुने, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरी वाइफ जो है वो कौमी असेंबली की मेंबर भी है। अब अगर जब वो कौमी असेंबली की मेंबर नहीं थी तो मेरा ये क्लेम जरूर हो सकता था कि भाई वो जो है वो एक घरेलू खातून है, मैं वो फैमिली है मेरी और उसकी एक सैंक्टिटी है। लेकिन जब आप सियासत में आ जाती हैं, चाहे वो मेरी वाइफ हो या किसी की वाइफ हो, तो वो तो फिर क्रिटिसिज्म के दायरे में आ जाती हैं, वो क्रिटिसिज्म का निशाना बन सकती हैं। अगर इतना दामन जो है वो बचाने की जरूरत हो तो फिर ये नाम ना असेंबलियों में आना चाहिए ख्वातीन को, और ना फिर जो है वो इस किस्म की गुफ्तगू जो है इस किस्म की जाली किस्म की इंस्ट्रक्शंस इशू करनी चाहिए कि ये साजिश का बयानिया करो और ये फलाना बयानिया करो और मुल्क को ये हो गया, जुल्म ये हो गया और ये हो गया। ये फिर तो नहीं होना चाहिए। ये अगर ये आप इस काम में, सियासत जैसे काम में जब आप दखल अंदाजी करते हैं
तो आपके हाथ जो है या आपके कपड़ों के ऊपर जो है जरूर दाग धब्बे या छींटे लगने का अंदेशा होता है। ये सबको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वैसा मगर इस सब में मसला ये है कि फिर ये सिलसिला जाके रुकेगा कहाँ? पहले जाहिर है मरियम नवाज साहिबा की कुछ ऑडियोज थी, कुछ वॉइस नोट्स थे जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाकायदा तौर पर लीक करके उसका मजाक भी बनाते थे, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते थे, उसे सबूत के तौर पर भी पेश करते थे। अब यही काम इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, उनकी एहलिया की ऑडियो। इससे सियासत ने जाना किधर है? क्योंकि ना उनके खिलाफ कुछ साबित हुआ था ना इनके खिलाफ कुछ साबित होगा। आप साबित क्या कर पाएंगे बुशरा बीबी के खिलाफ या इमरान खान के खिलाफ? इस सब में क्या साबित हो पाएगा उनके खिलाफ? मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। इन्होंने इसमें इमरान खान और उसकी पार्टी ने 4 साल और उससे पहले 4-5 साल अपनी सारी सियासत में इतना गंद उछाला है, इतना गंद उछाला है। और उसकी वजह है कि इस इंसान की सृष्टि में जो है गंद है। मेरी एक बात बताएं, जो इंसान जो है अदालती हुक्म के ऊपर अपने खून को शनाख्त करे, उसकी पाकिस्तान के साथ क्या शनाख्त होनी है और पाकिस्तानी कौम के साथ क्या शनाख्त होनी है। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। और उसने जो है इमरान खान ने पिछले 4 साल जो है हमारे ख्वातीन के ऊपर, मरियम पे और ख्वातीन के ऊपर, इवन मरहुमा बेगम कुलसूम नवाज को निशाना बनाया गया। वो दूसरे मर्ग में थी जो उनको निशाना बनाया गया। मगर ख्वाजा साहब आज इनको बड़ी तकलीफ हो रही है। ख्वाजा साहब हमने उसका नतीजा देखा ना कि ये इल्जामात लगाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और अपनी कारकर्दगी पर फोकस नहीं कर सके, आपके खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सके। अगर आप भी इस डगर पे चलेंगे तो यही होगा कि आप लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे, इल्जाम लगा रहे होंगे, कारकर्दगी पे फोकस नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर नहीं है कि आपका फोकस कारकर्दगी पर हो ज्यादा? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल आप पे इत्तेफाक करता हूँ कि हमारा कारकर्दगी पे फोकस होना चाहिए। देखिए आज उसने हमजा ने जो है वो 100 यूनिट तक बिजली जो है पंजाब में जो है मुफ्त वो सब्सिडाइज कर रहा है। वो जो है जो 100 यूनिट उस पर एतराज कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट को लिख दिया है तहरीक इंसाफ ने कि ये प्री पोल रिगिंग कर रहे हैं 17 जुलाई से पहले, क्योंकि इलेक्शन अपना खतरे में दिख रहा है। ये एक परमानेंट फीचर है। पहले भी होता था, पहले 50 था और फिर 200 या 250 तक, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, रियायती था, प्रेफरेंशियल रेट में रियायती नरखों पे बिजली मिलती थी। ये पहले भी था, ये कोई नई बात नहीं है। अगर उसको 50 यूनिट से 100 यूनिट कर दिया गया है तो गरीब आदमी का अगर सुख का सांस आएगा तो उससे उनको उस पीटीआई को उस पर क्या इतराज है? आप भी केपी में कर लें। जैसा मगर इसका मसला ये है कि 17 जुलाई को एक डू और डाई इलेक्शन है हमजा शहबाज के लिए। अब देखें ना, इलेक्शन कमीशन ने भी इस बात का नोटिस लेके उन्हें लिख दिया है, सुप्रीम कोर्ट को तहरीक इंसाफ ने लिख दिया कि आप इलेक्शन मुश्किल में नजर आ रहा है जिसकी वजह से ये फैसला किया। वो कह रहे हैं ये प्री पोल रिगिंग की है। नहीं, ये प्री पोल रिगिंग शाज़ेब कतई तौर पे नहीं है। अगर बजट के ऊपर, बजट में किसी आवाम के किसी तबके के ऊपर बोझ पड़ा है और उसको रेस्क्यू कर किया जा रहा है तो ये प्री पोल रिगिंग नहीं है, कतई तौर पर प्री पोल रिगिंग नहीं है। आवाम को इस वक्त रिलीफ की जरूरत है और हम हर तरीके से उसको रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। आपसे बेहतर कौन जानता है? वैसे मगर आपने ख्वाजा साहब, महंगाई है और आवाम को मुश्किलात हैं, मगर सब में एक और आपने दावा कर दिया, आपके पास सबूत है कि ये डोनाल्ड लू की बाकायदा तौर पर मिन्नतें कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ कह रही है भाई 2 दिन पहले तो तकरीर करके इमरान खान ने भरपूर तनकीद की अमेरिका के किरदार पर, अमेरिका की मुदाखलत पर। आज भी जो उन्होंने कौम से खिताब किया है उसमें भी उन्होंने की है। तो ये कैसे हो सकता है? आपके पास सबूत है कि वो पीठ पीछे उनकी मिन्नतें कर रहे हैं और पब्लिक में आके तकरीरें कर रहे हैं। अमेरिकन को नजर नहीं आ रहा होगा? जितने लोगों के मतलब ये बात ज़बानी करते हैं, सबके करते हैं ये लोग जो है वो करते हैं, मिन्नतें करते हैं। ये 2 ट्रैक डिप्लोमेसी करते हैं। आपको याद होगा एक लफ्ज था 2 ट्रैक डिप्लोमेसी। ये 2 ट्रैक सियासत करते हैं, बल्कि सियासत नहीं करते, इनका बिहेवियर है इसका 2 ट्रैक। कि गाली दो, तो अगर गाली से काम ना निकले मिन्नत करो, अगर मिन्नत से काम ना निकले तो गाली दो। वैसे मगर आपके पास सबूत है ख्वाजा साहब, आप कह तो रहे हैं, क्या सबूत है? ये चले, मेरा मतलब है कि मैंने तो उनको कल भी चैलेंज किया था। ये वो कह रहे थे ये ऑडियो जो है फेक है। मैंने कहा फोरेंसिक करवा लें, बिकॉज इट्स ए पॉलिटिकल ऑडियो, इट्स ए पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शंस उसमें दी जा रही हैं, उसका फोरेंसिक करा लें। अगर मैंने गलत बात की है तो उसको चैलेंज कर लें। तो आप कह रहे हैं आपके पास सबूत हैं, या आप अपने वो चैलेंज नहीं करेंगे तो आप अपने पास रखेंगे, किसी फोरम पे लेके जाए ना, या आवाम के सामने लेके आए?
मैंने आवाम के सामने ले आया हूँ ना, ऑथेंटिसिटी है तो मैं लेके आया हूँ। मुझे किसी फोरम में जाने की जरूरत है? आवाम से बड़ा क्या फोरम है? मैंने आवाम को बताया है कि ये शख्स एक तरफ गाली देता है, झूठी देखें, वो ऑडियो सबूत का सबसे बड़ा सबूत है कि ये साजिश का बयानिया जो है इन्होंने खुद बनाया हुआ है। साजिश नहीं हुई, किसी किस्म की साजिश नहीं हुई, ना मुल्क से बाहर से साजिश हुई है, ना मुल्क के अंदर से साजिश हुई है। इसके साथ ही इसको छोड़ गए हैं। He lost majority in the National Assembly. That is why he is no more the Prime Minister. बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। वीडियोस की बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। सीनियर साफ़ी तज़कियाकार सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ। मुनीर साफ़ी साहब, बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद में बातें हो रही हैं और ज़ाहिर बड़ी अफसोसनाक बात है कि सियासत इस लेवल पर आ जाए कि जो ऑडियोज़ और वीडियोज़ के ज़रिए ब्लैकमेलिंग हो रही हो। खान साहब कह रहे हैं मुझे दीवार से लगाया जा रहा है। क्या वाकई ऐसी चीज़ें हैं जो अफवाहें इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही हैं, मुबैना वीडियो की भी, एक और मुबैना ऑडियो की भी? नहीं, देखिए, एक तो बदकिस्मती है कि ये ऐसे मामलात हैं जिस पे खुल के बात नहीं की जा सकती, क्योंकि हम पीटीआई वाले नहीं हैं, हमारे वैल्यूज़ हैं और उन वैल्यूज़ की वजह से हम कुछ चीज़ें मीडिया पे नहीं कह सकते। लेकिन मैं पिछले 4-5 साल से ये बात तकरार के साथ कर रहा हूँ कि ये वो बदकिस्मत मुल्क है कि जो इस वक्त ऑडियो वीडियोस के ज़रिए चल रहा है। वो मसलन आपने देखा कि चेयरमैन नैब को इस तरीके से ब्लैकमेल किया गया, इमरान खान साहब ने उनको ब्लैकमेल किया और उनके ज़रिए फिर वो दूसरे लोगों को जलील करवाते रहे। तो और शुरू दिन से, जब पहले दिन वो इक़्तिदार में आए थे, तो उन्होंने हम जैसे लोगों की, अपने एमएनएज़ की भी वो टैपिंग की और इस तरह की चीज़ों की हिदायत दी थी। और ज़ाहिर है कि पहले बल्कि इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाने के लिए वो भी ये सिलसिला चला था। उनको सेलेक्ट करवाने के लिए और उनके मुखालिफिन को दबाने के लिए भी पहले जजों को भी ब्लैकमेल किया गया, नैब को भी ब्लैकमेल किया गया, सहाफ़ियों को भी ब्लैकमेल किया गया और इनकी पार्टी में भी बहुत सारे लोगों को ब्लैकमेल करके शामिल करवाया गया। अब ज़ाहिरी बात है कि उनको पता है और उन्होंने ख़ुद एजेंसियों को ये इजाज़त भी दी थी और वो ऑन रिकॉर्ड भी है कि जी ये उनका हक़ है कि वो मेरी टैपिंग करे या किसी और की करे। तो फिर आप बेहतर जानते हैं कि बहुत सारा मवाद है, बल्कि मवाद के अंबार हैं उनके ख़िलाफ़ भी। अब इमरान खान साहब ये एक और ब्लैकमेलिंग का टूल इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर मेरे ख़िलाफ़ मवाद है और उनको लीक किया जाता है तो फिर मेरे पास भी मवाद है कि जिसको मैं लीक कर सकता हूं, या जिस वीडियो की वो बात कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि वो अगर ऐसा करेंगे तो दूसरे फरीक का पलड़ा हर हवाले से 1000 गुना भारी है। सब जाहिर, मगर सूरत हाल तो अफसोसनाक ही है। तो इन बातों में सदाकत है कि एक तो ऑडियो है जो कि इमरान खान साहब की मुबैना तौर पर अपने ही जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान, उनसे बात करने की है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की बात कर रही है तहरीक इंसाफ। उसके हवाले से फिर कुछ नाजेबा वीडियोज़ होने की भी बात की जा रही है और खान साहब कह रहे दीवार से लगाया गया, तो मैं वीडियो के ज़रिए सारे हक़ाइक़ बता दूंगा। क्या ऐसा मवाद वाकई मौजूद है? क्योंकि कुछ सहाफ़ी तो ये दावा भी कर रहे हैं कि उन्होंने वो मवाद देखा है अनफॉर्चुनेटली। जी बिल्कुल, मवाद सिर्फ नहीं, मैंने अर्ज़ किया कि मवाद का अंबार मौजूद है और उस सिलसिले में हमारी इल्तिजाएँ भी हैं जिसके पास भी हैं कि ठीक है, इमरान खान साहब ने हम जैसे लोगों को गालियां पढ़वाई, हमारी माओं को गालियां पढ़वाई, या फिर पीटीआई ने जिस तरीके से कल्चर को आम किया। लेकिन जो भी फरीक है, हमारी इल्तिजा उनसे हमेशा यही रहती है और आज भी यही है कि ज़ातियात से मुताल्लिक़ कोई भी चीज़ लीक ना की जाए, वो इमरान खान से मुताल्लिक़ हो या किसी और से मुताल्लिक़ हो। हाँ, अलबत्ता जो मसलन जिस तरीके से ये पिछली ऑडियो थी जिसमें बुशरा बीबी हिदायत दे रही थी, जो पॉलिटिकल नोयत की है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें स्टेट के साथ खिलवाड़ का है, जिसमें मुख्तलिफ लोगों की तरफ से पाकिस्तानी स्टेट के मफादात के ख़िलाफ़ काम का है, जिसमें नैब और जुडिशरी और उसको बदनाम करने का है। तो ये बहरहाल इमरान खान हो या कोई और पॉलिटिशियन हो, तो उनकी असलियत को और हकीकत को सामने लाने के लिए वो चीज़ें ज़रूर सामने आनी चाहिए। और ये अब अगर इमरान खान साहब ब्लैकमेलिंग का सिलसिला छोड़ देते हैं
तो फिर तो वो सिलसिला भी मेरे ख्याल में कम होगा। लेकिन अगर इमरान खान साहब स्टेट इंस्टीट्यूशन को ब्लैकमेल करते हैं और ऐसे बयानिए अपनाते हैं कि जिसकी वजह से स्टेट को कीमत चुकानी पड़ती है, तो फिर मेरे ख्याल में जवाब में उनको भी इसी तरह लीक्स का मुसलसल सामना करना पड़ेगा। वैसे मगर खान साहब ने अभी तक साबित किया है कि अगर इस किस्म की कोई चीज़ होगी तो वो चुप करके नहीं बैठेंगे, तो फिर क्या इदारे भी तैयार होंगे कि इमरान खान साहब की तनकीद और ज़्यादा बराह रास्त होती जाएगी और इदारों को बराह रास्त तनकीद का फिर सामना भी करना पड़ेगा अगर सियासत इस तरफ जाएगी? देखिए, बराह रास्त तनकीद, ये जो कहते हैं कि मैं राजों से पर्दा उठाऊंगा, तो ये किन राजों से पर्दा उठाएंगे? क्या वो इन राजों से पर्दा उठाएंगे कि जो लाहौर में पहला 2010 में मेरा जलसा हुआ था, उसके लिए एजेंसियों की तरफ से फलां फलां बंदे से इतने पैसे दिलवाए गए? क्या वो इस राज से पर्दा उठाएंगे कि मेरी पार्टी में एजेंसियों ने फलां फलां बंदे को शामिल करवाया? क्या वो इस राज से फ़ायदा उठाएंगे कि मेरा अपना मंसूबा नहीं था, लेकिन एजेंसियों ने लंदन में मेरी और ताहिर कादरी और चौधरियों की मीटिंग कराई और हमारे धरनों का प्रोग्राम बनाया? क्या वो इस राज से पर्दा उठाएंगे कि जी 2014 के धरनों में खून बहाने के लिए और मामले को सीरियस बनाने के लिए 100 से ज़्यादा लोगों को मारने का मंसूबा बनाया गया था? क्या वो इस राज से पर्दा उठाएंगे कि किस तरीके से इलेक्शन से कबल एजेंसियों ने मेरी पार्टी में लोगों को ब्लैकमेल करके और मजबूर करके शामिल करवाया? या क्या वो इस राज से फ़ायदा उठाएंगे कि किस तरह पिछले इलेक्शन में मेरे लिए आरटीएस फेल करवाया गया? या फिर क्या वो इस राज से पर्दा उठाएंगे कि किस तरह पोलिंग एजेंटों को निकाल के मेरे तीसरे नंबर पे आने वाले कासिम सूरी जैसे लोगों को इलेक्ट करवाया गया? या क्या वो इस राज से फ़ायदा उठाएंगे कि जी किस तरह सेनेट में मेरी अक़लियत को अक्सरियत में बदल दिया गया? या क्या वो इस राज से फ़ायदा उठाएंगे कि किस तरह एतमाद के वोट के दौरान एजेंसियों ने मेरे लिए लोगों को कमरों में भी बंद रखा और सुबह मेरी मतलूबा तादाद पूरी कर दी? क्या वो इस राज से फ़ायदा उठाएंगे कि किस तरह एजेंसियों ने मेरे लिए मीडिया को मैनेज किया और मुझ पर तनकीद करने वालों का जीना हराम किया और मुझे सपोर्ट करने वालों को नवाजा किया? आखिर वो किस राज से पर्दा उठाना चाहते हैं? या क्या वो इस राज से पर्दा उठाएंगे कि मेरी हुकूमत को किस तरह इनडायरेक्टली बुशरा बीबी और फराह खान वगैरह चलाते थे? मैं तो हैरान हूँ कि वो कौन सी राज है कि जिसकी वो धमकी दे के पर्दा उठाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम खबर पर बात करेंगे इसके बाद। पाकिस्तान को सिर्फ 11 माह में 15 अरब डॉलर से जायद के करंट अकाउंट खसारे का सामना है, जबकि जून के लिए सिर्फ तिजारती खसारे का नंबर 4.8 अरब डॉलर आया है, क्योंकि तमाम इकदाम के बावजूद जून के महीने में दरामदाद 7.7 अरब डॉलर और बरामदाद 2.9 अरब डॉलर रही हैं और माली साल का तिजारती खसारा तारीख में पहली दफ़ा 48 अरब डॉलर्स को तजावुज़ कर गया है, क्योंकि दरामदाद पहली दफ़ा मुल्क की तारीख में 80 अरब डॉलर्स को तजावुज़ कर गई हैं। यानी पाकिस्तान को इस वक्त शदीद बैरूनी बहरान का सामना है और ज़र मुबादला के ज़खायर महज 10 अरब डॉलर्स के हैं और सख्त तरीन शराइत मानने के बावजूद भी अब तक IMF का प्रोग्राम बहाल नहीं हुआ है। हालांकि 1 जुलाई से न सिर्फ पाकिस्तान पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर चुका है, बल्कि IMF शराइत के तहत पेट्रोलियम लेवी भी लगा दी गई है। जून में महंगाई पहले ही 21.3% की बुलंद तरीन शरह पर आई है, मगर अब एक अच्छी और मस्बत खबर सामने आई है। आलमी मार्केट में खाम तेल, खाने का तेल और गंदम की कीमतों में नुमायां कमी आई है और पाकिस्तान ये तीनों चीज़ें दरामद कर रहा है, जिसकी वजह से महंगाई भी बढ़ रही है और साथ साथ पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा भी बढ़ रहा था। मगर इन तीनों चीज़ों की में अब कमी आ रही है। पाकिस्तान में भी इसके अच्छे असरात आने और महंगाई में कमी के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। आलमी मार्केट में इस वक्त खाम तेल WTI की जो कीमत है $100 से भी नीचे आ गई है, जो ब्रेंट की कीमत है वो $100 के करीब आ गई है, तकरीबन 10% की इस वक्त कमी आ गई है। और सिटी ग्रुप की तरफ से पेशगोई की गई है कि साल के अख्ताम तक खाम तेल की कीमतें $65 फी बैरल और साल 2023 ख़त्म होने पर $45 फी बैरल तक भी गिर सकती हैं, अगर जो रिसेशन है उससे तलब में कमी होती है, क्योंकि इससे पहले JP मॉर्गन ने रूस की हालत की वजह से और सप्लाई कट्स की वजह से मुमकिन तौर पर
$390 तक भी कीमत जाने का कह दिया था। अब से कुछ देर पहले वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने भी इस बात का इशारा दिया है कि अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी आती है तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पाकिस्तान में भी कमी की जाएगी, इजाफा होगा तो इजाफा किया जाएगा। अब इससे ज्यादा पेट्रोल महंगा नहीं होगा, लेवी नहीं बढ़ेगी? नहीं, देखें बहन, ये पेट्रोल की कीमत अगर इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाती है तो उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आज $110 पर बैरल है, समझ लीजिए कि $120 पर बैरल हो जाती है, जो हो चुकी थी, 124 भी हो चुकी थी और फिर नीचे भी गई थी 104, तो वो हम पास ऑन करेंगे। मैं अभी से क्लियर कह रहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान विल पास ऑन। एंड ऑन द अदर एंड, अगर सस्ता हो जाता है पेट्रोल तो इंटरनेशनल मार्केट में, तो वो भी हम बेनिफिट कम करेंगे, बिल्कुल बेनिफिट भी पास ऑन करेंगे। कहाँ जाती नजर आ रही है माहिर मईशत खुर्रमशदाद हमारे साथ मौजूद है। खुर्रमशदाद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। खुर्रम साहब, ज़ाहिर कमोडिटीज में डिक्लाइन नजर आ रहा है, खाने का तेल पाकिस्तान दरामद करता है उसमें कमी, गंदम दरामद करने जा रहा है उसमें कमी, खाम तेल की कीमतों में नई कमी आ रही थी और वो रूस यूक्रेन जंग की वजह से थी और ज़ाहिर ओपेक की तरफ से भी कहा जा रहा था कि जी डिमांड की वजह से नहीं है, सप्लाई और ये जंग का मसला है। अब अचानक कमी आना और इतनी तेजी से गिरना, क्या तवक्को की जाए कि पाकिस्तान पर भी मस्बत असरात आएंगे, इन चीजों की कीमतों में कमी आएगी, महंगाई भी कम होगी और करंट अकाउंट खसारा भी मुमकिन तौर पर कम होगा? जी थैंक यू शाहजेब। बिल्कुल, देखें ये एक्सपेक्टेड है कि दो बड़ी जो है वो फैक्टर्स हैं जो हमारे इंपोर्ट बिल को भी इम्पैक्ट करते हैं, कंट्री को की इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट करते हैं, वो फूड की प्राइसेस है और एनर्जी की प्राइसेस है। ये दोनों इस वक्त जो है वो नीचे आ चुकी हैं। अगर आप ब्लूमबर्ग का एक इंडेक्स होता है उसको आप देखें जिसमें कमोडिटीज शारी सबको जो है वो ट्रैक करता है, वो तकरीबन 30% डाउन है। और ऑयल अगर आप आज बात करें तो तकरीबन 20% नीचे आ चुका है अपने पीक से, इससे भी ज्यादा बल्कि जो है वो गिर चुका है और 100 से नीचे आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और उसके साथ साथ जो एडिबल ऑयल है और वीट की कीमतें हैं ये भी बहुत ज्यादा नीचे आ चुकी हैं। मैं आपको थोड़ा सा नंबर देता हूं कि अगर ऑयल की कीमत हमारे यहाँ अगर इंटरनेशनल मार्केट में $10 से गिरती है तो तकरीबन $800 मिलियन से $1 अरब का हमें जो है वो फर्क जो है वो आता है। मिसाल के तौर पे अभी जो कीमतें गिरी हैं तकरीबन $20 अरब ब्रेंट की कीमत गिरी है और $20 का मतलब यह है तकरीबन $2 अरब का आपको जो है वो फायदा हो सकता है एनुअलाइज बेसिस पे। इसी तरह जो वीट है तकरीबन $1 बिलियन की वीट इंपोर्ट करते हैं, एडिबल ऑयल $2.5 अरब का एडिबल ऑयल जो खाने पीने का ऑयल होता है वो हम इंपोर्ट करते हैं, $20 अरब की एनर्जी इंपोर्ट करते हैं। तो ऑल इन ऑल ये ऑयल प्राइसेस का गिरना आपके यहाँ ना सिर्फ ये कि इंपोर्ट बिल पे ईज दे सकता है, कमी आ सकती है इंपोर्ट बिल में, तकरीबन कोई 10% की कमी तो स्ट्रेट आ सकती है अगर $100 और इससे नीचे जो है ऑयल आता है। उसके साथ साथ जो फूड की कीमतें वो भी नीचे आ रही हैं क्योंकि एक बड़ा रीजन ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में अमेरिका एंड यूरोप ये दोनों जो है वो शरह सूद बढ़ा रहे हैं, यानी कि टाइटनिंग कर रहे हैं। जब शरह सूद बढ़ती है तो इन्फ्लेशन कम होने के जो है असरात आते हैं, उसी तरह से प्राइसेस नीचे आती हैं। और यही हुआ है, सिटी ने भी ये रिपोर्ट निकाली है कि तकरीबन 60s में आ सकता है, $65 का इस साल हो सकता है और $45 का अगले साल जो है ऑयल हो सकता है, जो हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। हमारी इन्फ्लेशन पे कमी आ सकती है, तकरीबन 10% का अगर डिक्लाइन आता है ऑयल प्राइसेस में, क्योंकि ऑयल प्राइसेस ड्राइव करती है पूरी इकोनॉमी को। तो ऑयल प्राइसेस 10% गिरती है तो हमारे यहाँ 1% कम हो सकती है इन्फ्लेशन में, यानी कि अगर 13% है तो 12% पे आ सकती है, अगर 12 है तो 10 हो सकती है। लेकिन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट शायद उसका बहुत ज्यादा होता है बिजनेसेस पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, हर कमोडिटी की प्राइस पे। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है हमारे यहाँ 3 से 4% कमी हो सकती है अगर ये सस्टेन करती है प्राइसेस जो डिक्लाइन हुई। और आपको लग रहा है कि कम से कम एक स्टेबिलिटी की सूरत हाल नजर आएगी, क्योंकि IMF का प्रोग्राम अभी तक बहाल नहीं हुआ है, हुकूमत ने मुश्किल इकदाम कर दिए हैं। आपको लग रहा है वो प्रायर कंडीशंस इतनी मीट कर दी हैं कि प्रोग्राम बहाल हो जाएगा और इस्तेहकाम भी आ जाएगा और डिफॉल्ट का खतरा मुकम्मल तौर पर टल चुका है? देखिए टैक्सेस को जो है ना वो रिवाइज कर दिया गया है 7.4 ट्रिलियन पे, जो भी मुश्किल लगता है अचीव करना, क्योंकि जब रिसेशन होता है पूरी दुनिया में आपकी एक्सपोर्ट्स भी फिर हर्ट होती है। ये नहीं होता कि आपकी इंपोर्ट नीचे आती है तो एक्सपोर्ट भी हर्ट होती है, फिर आपकी इंपोर्ट नीचे आती है, आपका तकरीबन 48% से 50% हिस्सा टैक्स का तो सिर्फ इंपोर्ट से आपका ड्राइव होता है। तो इंपोर्ट नीचे आएगी तो उसका एक डाउनफॉल, एक डाउन साइड ये है कि आपके यहाँ टैक्सेस में भी कमी होगी। तो मेरे ख्याल में प्रोग्राम बहाल हो जाएगा। एक और अच्छी सिल्वर लाइनिंग ये है शाहजेब कि हम FATF प्रोग्राम से निकलने की जो है वो हमारी सुनहरी मौका है इस वक्त कि वहां से विजिट होगा, फिर हम निकलेंगे। उसकी वजह से हमारी जो इंटरनेशनल बॉन्ड प्राइसिंग है वो कम हो जाएगी और हमारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सॉवरेन डेट लेने जाती है लॉन्ग टर्म, उसमें हमें आसानी होगी, हम पैसा अच्छी कंपेटिटिव प्राइस पे जो है रेस कर सकेंगे आने वाले महीनों में। बहुत शुक्रिया खुर्रमशदाद साहब, उसको आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर उस पर बात करेंगे। आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर से बनी गाला में मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी और आमिर महमूद कियानी भी शरीक थे। तहरीक इंसाफ के मुताबिक इस मुलाकात में इमरान खान और क्रिस्टियन टर्नर ने
दोनों ममालिक के दरमियान बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर बात की। अब जहाँ ये मुलाकात खुद इमरान खान के बैरूनी साजिश के बयानी की नफी कर रही है, तो वहाँ ये बात भी अहम है कि बरतानिया वो मुल्क है जिसने इमरान खान के अमरीकी साजिश के बयानी को मुस्तरद किया था। बरतानिया के आर्म फोर्सेस के वजीर जब मई में पाकिस्तान के दौरे पर आए थे तो उन्होंने इमरान खान के अमरीकी साजिश के बयानी को ख्याली और गैर हकीकी करार दिया था और पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद के मामले को पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत का नतीजा करार दिया था। सिर्फ यही नहीं, जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब हुई तो इमरान खान के साबिका अहलिया जमाइमा खान के भाई ज़ैक गोल्डस्मिथ, जो बरतानवी हुकूमत में एक वजीर हैं, उन्होंने ट्विटर पर बयान जारी किया था कि इमरान खान एक अच्छे और महज़ब आदमी हैं और उनका शुमार दुनिया में सबसे कम बदउनवान सियासतदानों में होता है। मुझे इस पर कोई शक नहीं है कि वो आने वाले इंतखाबात में एक बड़ी अक्सरियत के साथ आएंगे। मगर इस ट्वीट के बाद बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के ऑफिस ने इमरान खान को तहरीक अदम-ए-एतमाद के नतीजे में वज़ारत उज़्मा से हटाए जाने के बाद ज़ैक गोल्डस्मिथ के पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत के ट्वीट से लाताल्लुकी का इजहार किया और वाज़ेह किया था कि वो पाकिस्तान के सियासी निज़ाम का एहतराम करते हैं और उसके अंदरूनी सियासी मामलात और सियासी निज़ाम में मुदाखलत नहीं करेंगे। मगर इमरान खान अपनी हुकूमत के गिरने को मुसलसल अमरीकी साजिश करार देते रहे हैं और इस वक्त भी अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और दावा कर रहे हैं कि अमरीका ने पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की मुखालिफ जमातों और अरकान को साथ मिलाकर उन्हें इक़्तिदार से निकलवाया ताकि अमरीका पाकिस्तान में अपनी मनमानी कर सके। और इस बयानिए के लिए इमरान खान जो जवाब दे रहे हैं वो ये है कि तहरीक अदम-ए-एतमाद से पहले अमरीकी सिफारतकार अपोजिशन रहनुमाओं से मिल रहे थे और ये मुलाकातें ही उनकी हुकूमत के गिरने की वजह बनी। इमरान खान सवाल उठाते रहे कि अमरीकी सिफारतकारों का अपोजिशन रहनुमाओं से मिलने का क्या मकसद था। हमें पता कैसे चला अमेरिकन एम्बेसी में इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई इनसे मिलने ऑपोजिशन पॉलिटिशियन से, हमें वो सारी इंडिकेशन थी। अब देखें, एम्बेसीज का काम तो फॉरेन पॉलिसी होता है, उनका क्या काम है कि हमारे डिसिडेंट्स जो कि खुश नहीं है उनसे मीटिंग शुरू कर दी। कभी सोच सकते हैं पाकिस्तान का एम्बेसडर जाके मिले उनके पॉलिटिशियंस और ऑपोजिशन मेंबर्स को? कोई सोचे ना, तसव्वुर भी नहीं है। तो ये हमारे मुल्क में है। पहले तो ये मिलते क्यों हैं उनको? क्या इनको कौन सी मरियम नवाज को इनको कौन सी फॉरेन पॉलिसी का पता है? इनको तो पता ही नहीं है कोई फॉरेन। ये तो बेचारे को इन्होंने जिंदगी में 1 घंटा काम नहीं किया। एक ही चीज है कि किस तरह ये एक आदमी आ गया है जो कि कह रहा है कि जी हमारी आजाद फॉरेन पॉलिसी है, उसको कैसे हम हटा सकते हैं? ये तो सारा वाज़ेह है सब। अमेरिकन एम्बेसी इनमें से कईयों को बुला के मीटिंग कर रही थी। अमेरिकन एम्बेसी ऑपोजिशन लीडर्स को ज्यादा मिलना शुरू हो गई। हमारे पास सारी रिपोर्ट है। यानी एक तरफ इमरान खान अमरीकी सिफारतकारों की अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात पर तनकीद कर रहे थे, तो वहीं वो खुद अपोजिशन में होते हुए बरतानवी सफीर से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि एक मामूल का अमल है, सिफारतकार सियासी अफराद और मीडिया से मुलाकातें करते रहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। गुज़िश्ता महीने 14 जून को परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही ने अमरीकी काउंसिल जनरल से पंजाब असेंबली के चैम्बर में मुलाकात की। सिर्फ यही नहीं, जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने अमरीकी नाज़िमुल उमूर की अक्टूबर 2021 में मरीम नवाज और शहबाज शरीफ की मुलाकात को तनकीद का निशाना बनाया था और उसे साजिश का रंग दिया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान शहबाज शरीफ और मरीम नवाज से जिस अमरीकी सिफारतकार की मुलाकात का हवाला दे रहे थे, उसी अमरीकी सिफारतकार से उसी दिन इमरान खान के इत्तेहादी परवेज़ इलाही ने भी मुलाकात की थी और उसी अमरीकी सिफारतकार ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी 4 दिन के बाद मुलाकात की थी। इसके अलावा वज़ीर आज़म बनने से पहले इमरान खान खुद भी अमरीकी सिफारतकारों से मुलाकातें करते रहे हैं। नवंबर 2014 में तहरीक इंसाफ के हुकूमत मुखालिफ धरने के दौरान अमरीकी सफ़ीर रिचर्ड ओल्सन की बनी गाला में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाइश गाह पर अचानक उनसे मुलाकात हुई। फिर अफवाहें भी गर्दिश कर रही थी। फिर सितंबर 2015 में दोबारा इमरान खान की अमरीकी सफ़ीर रिचर्ड ओल्सन से बनी गाला में तकरीबन 1 घंटा तक मुलाकात हुई। इसी तरह 2018 में वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाने से कुछ दिन पहले इमरान खान की कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर जॉन हूवर से भी बनी गाला में मुलाकात हुई थी और पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया था। तो ये पाकिस्तान में कोई काबिल एतराज़ बात नहीं है कि अपोजिशन रहनुमाओं से कोई गैर मुल्की सिफारतकार मुलाकात करे। पाकिस्तानी सफ़ीर भी दीगर ममालिक में वहाँ के सियासतदानों से मुलाकातें करते हैं। सहाफ़ियों से भी गैर मुल्की सिफारतकार पाकिस्तान में भी मुलाकात करते हैं। बैरून मुमालिक में पाकिस्तानी सफ़ीर मुलाकात करते हैं। खुद इमरान खान भी माजी में गैर मुल्की सिफारतकारों से मिलते रहे हैं, हुकूमत मुखालिफ धरनों के दौरान मिलते रहे हैं और आज भी इमरान खान के इत्तेहादी अमरीकी अहदेदारों से मिल रहे हैं। खुद इमरान खान बरतानवी सफ़ीर और अमरीकी नुमाइंदों से मिल रहे हैं, मगर मुखालिफिन की मुलाकातों पर एतराज़ कर रहे हैं। याद अल्लाह।